बहुत समय पहले परिदेश में सोनाली और रोमा नाम की दो सहेलियां रहती थी। सोनाली एक गरीब परी थी, जबकि रोमा परी बहुत अमीर थी। रोमा परी को अपनी दौलत का दिखावा करने का बहुत शौक था। इस वजह से वो जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करके लोगों पर अपने ढाक जमाया करती थी। एक दिन रोमा परी सोनाली परी को लेकर परिदेश के एक बड़े शॉपिंग मॉल में चली जाती है। सुनिए, मुझे आपके मॉल में मिलने वाली सबसे महंगे कपड़े और सैंडल दिखाइए। मैं पहले ही कह रही हूँ, बेकार की सस्ती चीजें दिखाकर मेरा समय बर्बाद मत करना। रोमा परी का स्वभाव देख शॉपिंग मॉल की मालकिन परी समझ जाती है कि इस परी को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। उसके बाद मॉल की मालकिन जबरदस्ती चीजों की कीमत बढ़ाकर रोमा परी को बेचने लगती है। उस लालची परी की चालबाजी देख सोनाली परी से रहा नहीं जाता। अरे रोमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये परी तुम्हें बेवकूफ बनाकर लूट रही है। तुझे अमीरों की शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं पता। देख सोनाली, इस तरह यहाँ मेरी बेइज्जती मत करवा और चुपचाप खामोश खड़ी रह। उसके बाद शॉपिंग मॉल की मालकिन रोमा परी को बेवकूफ बनाकर उससे और भी तरह तरह की चीजें महंगी कीमत पर बेच देती है। इस तरह एक ही दिन में रोमा परी लाखों रुपए बेकार के सामान खरीदने में बर्बाद कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोनों सहेलियों के घर वाले उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। सोनाली परी की शादी रानी परी के महल में काम करने वाले एक मामूली लड़के से तय हो जाती है। जब इस बात का पता रोमा परी को चलता है तो वो सोनाली परी का मजाक उड़ाने लगती है। अरे सोनाली, मैंने सुना है तेरे घर वालों ने तेरी शादी परिदेश के एक मामूली लड़के से तय कर दी है। आखिर तू इस शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? मुझे मेरे घर वालों के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। वो हमेशा मेरे भले के बारे में सोचते हैं और वैसे भी कुणाल एक ईमानदार और नेक लड़का है। उससे शादी करके मैं हमेशा खुश रहूंगी। सच में तुम गरीब परी कभी नहीं सुधर सकती। जरा मुझे देख, मैं पृथ्वी के एक अमीर जादूगर से शादी कर रही हूँ। देख रोमा, तू परिदेश के बाहर किसी लड़के से शादी मत कर। शायद तुझे नहीं पता, पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक धोखेबाज लड़के रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा फैसला गलत साबित हो जाए और तुझे बाद में पछताना पड़े। लेकिन रोमा परी पर सोनाली परी की बातों का कोई असर नहीं होता और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सोनाली परी की शादी कुणाल से हो जाती है और सोनाली परी हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। दूसरी तरफ रोमा परी की शादी का दिन आ जाता है। पृथ्वी का जादूगर लड़का बड़ी धूमधाम से रोमा परी के घर बारात लेकर आता है। दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन तभी अचानक वहां एक बड़ी खतरनाक चुड़ैल अपने माता पिता के साथ पहुंच जाती है। ठहर जा परी, तू मेरे पति से शादी नहीं कर सकती। अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? दरअसल ये कोई जादूगर नहीं बल्कि एक भूत है। ये इसी तरह भोली भाली परियों को धोखा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर शैतान को उनके बलि चढ़ा देता है। ये तो अच्छा हुआ मैं यहाँ समय पर आ गई, वरना मेरा दुष्ट पति तुम्हारी भी जान लेकर तुम्हारी बलि चढ़ा देता। इतना कहकर वो चुड़ैल जादूगर के ऊपर काले रंग का पानी डाल देती है और अगले ही पल वो जादूगर एक डरावने भूत के रूप में बदल जाता है। उसके बाद चुड़ैल अपने भूत पति का कान पकड़कर उससे कहती है, अरे नालायक, तुझे शादियां करने का बहुत शौक है ना? चल आज मैं तेरी ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी में दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इतना कहकर चुड़ैल अपने पति की पिटाई करते हुए उसे वहां से लेकर चली जाती है। तभी वहां सोनाली परी आ जाती है।
देख लिया ना रोमा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था। शुक्र मना, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गई, वरना वो भूत तेरी जान ले लेता। हाँ, तूने सही कहा सोनाली। अब मुझे मेरा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। फिर कुछ दिनों बाद रोमा परी अपनी हैसियत के अनुसार परी देश के एक लड़के से शादी करके उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। हरिपुर नाम के गांव में नैना नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। नैना के माता पिता नैना से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके नैना की खुशियों का ध्यान रखते थे। फिर कुछ समय बाद नैना के माता पिता उसकी शादी मोहित नाम के एक लड़के से तय कर देते हैं। मोहित एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। दूसरी तरफ नैना को भी मोहित बहुत पसंद था। एक दिन मोहित नैना को बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर खिलाने ले जाता है। अरे वाह मोहित, ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही शानदार है। इतने बड़े रेस्टोरेंट में मैंने आज तक कभी खाना नहीं खाया। सच में तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो जो मुझे यहाँ लेकर आए। फिर थोड़ी देर में दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। तभी मोहित नैना से कहता है, सुनो नैना, हमारी शादी का दिन पास आ रहा है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मोहित, कहो क्या बात है। दरअसल मेरे माता पिता चाहते हैं कि तुम्हारे पिताजी दहेज में हमें 20 लाख रुपए दें और साथ ही ढेर सारा सोना भी दें। मोहित की ये बात सुनकर नैना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो मोहित। सगाई के वक्त तो दहेज की कोई बात नहीं हुई थी और फिर इतनी बड़ी रकम और सोना मेरे पिताजी कहाँ से लाएंगे। तुम तो जानते हो हम लोग गरीब हैं। नहीं नहीं, मेरे पिताजी दहेज में कुछ नहीं दे सकते। नैना की ये बात सुनकर मोहित भड़क उठता है। अच्छा तो ये बात है, तो फिर ये शादी कैंसिल समझो। ये पकड़ो अपनी अंगूठी और लाओ मेरी अंगूठी वापस करो। इस तरह मोहित नैना से सगाई तोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जब नैना ये बात अपने माता पिता को बताती है तो उसके माता पिता दुखी होकर रोते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नैना नदी पार करके शहर की ओर जा रही थी। तभी वो पुल के ऊपर से देखती है नदी के पानी में एक बहुत बड़ा कबूतर दर्द से तड़पता हुआ पानी में बह रहा था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये देख नैना को कबूतर पर बहुत तरस आता है और वो फौरन पानी में छलांग लगाकर उसे बाहर निकाल लेती है। उसके बाद नैना उस घायल कबूतर को एक पंछियों के डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवा देती है। ठीक होने के बाद कबूतर नैना से बहुत प्रसन्न होता है। उसके बाद कबूतर नैना को अपनी पीठ पर बैठाकर हवा में उड़ता हुआ अपनी जादुई दुनिया में ले जाता है। फिर कबूतर नैना को एक छोटा सा जादुई केक देते हुए कहता है, सुनो नैना, इस जादुई केक को ले जाकर तुम अपनी खेतों की जमीन में दफन कर दो। उसके बाद तुम्हारे खेत में ढेर सारे जादुई केकों की फसल उग जाएगी, जिन्हें बेचकर तुम कुछ ही समय में अमीर बन जाओगी। कबूतर से इतना खास उपहार पाकर नैना बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा कर उस जादुई केक को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन नैना अपने माता पिता के साथ खेत में जाकर उस जादुई केक को गड्ढा खोदकर दफन कर देती है। उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में जमीन के अंदर से ढेर सारे केक बाहर निकल आते हैं। अरे बाप रे बेटी, ये जादुई कबूतर ने तो बिल्कुल सही कहा था। यहाँ तो सचमुच केक की फसल तैयार हो गई। माँ, अब पैसों को लेकर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी
और ये केक के फसल कभी खत्म नहीं होंगे। उसके बाद नैना खेत से ढेर सारे जादुई केक तोड़कर बेचना शुरू कर देती है। उन जादुई केक की खासियत थी कि उन्हें खाने वाला दुबला पतला इंसान तुरंत शरीर से हट्टा कट्टा और खूबसूरत हो जाता था और तंदुरुस्त भी। इस चमत्कार गुण के कारण नैना से केक खरीदने के लिए लोग लाइन लगाकर उसके घर पर आने लगते हैं और साथ ही उसे ढेर सारे पैसे देकर केक खरीदने लगते हैं। इस तरह कुछ ही महीनों में नैना उस इलाके में रहने वाली लड़कियों में सबसे अमीर बन जाती है। दूसरी तरफ नैना अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीब और अनाथ लोगों में दान कर देती है। इस तरह एक दिन नैना गरीबों में दान कर रही थी। तभी एक अमीर सेठ के लड़के की नजर नैना पर पड़ती है। नैना का उदार स्वभाव देख वो लड़का बहुत खुश होता है और नैना से दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। इस तरह नैना को एक बहुत अच्छा पति मिल जाता है और वो ससुराल जाकर हंसी खुशी रहने लगती है।